निश्चित, so you scored 32.5. It's a good score. रवि आपका भी 32.5 है। शार्वी आपका भी 32.5 है। मोहिन देख लेते हैं आपका इसमें। मोहिन आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं है, आपका स्कोर है 22 आउट ऑफ 35। छूट गया था शायद आपका कुछ पेपर। Arnavpreet, you are satisfied from your marks, चलो गुड। चलिए, तो ये तो बात हो गई रिजल्ट की। अब पढ़ लेते हैं हम। आप में से किसी को डिटेल्ड ये पूरा व्हाट्सएप चाहिए, एक्सेल एज इट इज चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूं मैं, फिर आज अपन पढ़ना चालू करते हैं। ओके, चलिए ध्यान देना। तो आप लोगों की स्क्रीन पर कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने समझा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। हमने समझा। अच्छा, पहले तो आप ही मुझे समझाओ, पहले तो मेरा आपसे पूछना बनता है। कोई समझा सकता है क्या कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है और क्या किया था हमने कल? एनी वन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन ऑन माइक, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कौन समझा सकता है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, क्या होती है इंडिफरेंस कर्व? यार कोई तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं, चारवी, मोनिशा, और कोई? रवि, रिकॉर्डिंग तो यार मैंने यूट्यूब पर ही अपलोड कर दी है। चलो एक बार पहले मोनिशा से पूछ लेते हैं। हाँ मोनिशा बताओ, क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, क्या पढ़ा था हमने कल? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, मोनिशा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मोनिशा, बताओ। The indifference curve is the graphical representation of those combinations of two commodities the consumer consume at which he is gaining the same satisfaction. Means the satisfaction level is same. Satisfaction level is same. Okay, very good. That curve is called as indifference curve. अच्छा, इसमें मोनिशा ऐसा बता सकती हो क्या कि ये इंडिफरेंस कर्व एंड में आते आते ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही है? तो क्योंकि कमोडिटी Y जो है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक कम हो गई है, क्योंकि कंज्यूमर ने कमोडिटी X का गेन करने के लिए Y का सैक्रिफाइस करता गया तो फिर वो कम हो गई, इसलिए वो पैरेलल है। एंड में आते आते वाई का सैक्रिफाइस करने का जो उसका विलिंगनेस है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, और एक पॉइंट के बाद तो वो एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को कम करने से मना ही कर रहा है। इसीलिए एंड में आते आते जो इंडिफरेंस कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नजर आ रही है। चलिए ठीक है, गुड। अच्छा, कल हमने कुछ लिखा तो नहीं था ना? नो सर। नहीं लिखा था ना, चलो ठीक है। तो आज आप सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिएगा, राइट डाउन अ क्वेश्चन। डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, define indifference curve with the help of schedule and graph. With the help of schedule and graph. लिख लिया सबने? एक बार रिप्लाई कर देना मुझे लिखने के बाद।
ओके डन, गुड। चलिए अब आंसर लिखिए इसका। इंडिफरेंस कर्व कैन बी डिफाइंड एज दैट कर्व indifference curve can be defined as that curve which shows all the combinations between two commodities which shows all the combinations between two commodities that will give all the combinations between two commodities that will give same level of satisfaction. That will give same level of satisfaction. एक बार डन रिप्लाई कर देना। चलिए लिख लिया सबने ये। अच्छा इसके बाद आप क्या करिए, ये शेड्यूल बना लीजिए। मैं डायग्राम आपको दोबारा थोड़ी ज्यादा स्पेस यूज करके बनवाऊंगा, वो आप बनाना। अब उसके बाद ये तो हमें समझ में आ गया कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक्स और वाई के बीच के वो कॉम्बिनेशन जो कि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। इसे शो करती हुई जो कर्व होती है वो इंडिफरेंस कर्व कहलाती है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है ये हमें समझ में आ गया है। तो आप ये जो मैंने स्क्रीन पर अभी आपको शेड्यूल लिख रखा है, ये शेड्यूल आप एक बार नोट कर लीजिए। इससे मैंने एक चीज और ऐड करी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस टर्म इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? एक्स की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए हम वाई की जितनी यूनिट्स को कम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एमआरएस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स की एक यूनिट बढ़ाने के लिए वाई कितना कम किया है हमने, 8 यूनिट से कम किया है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, 8/1। फिर यहाँ पर एक्स की एक यूनिट बढ़ाने के लिए वाई कितना कम किया है, 6 यूनिट्स कम किया, तो कितना हो गया है 6/1। Now it is 4/1, now it is 2/1, now it is 1/1। एमआरएस को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। समझ सकते हो मेरे ख्याल से फॉर्मूला आप आसानी से। डेल्टा वाई मतलब वाई में कितना चेंज आ रहा है, जैसे 30 से 22 कितना चेंज आया वाई में, 8 का चेंज आया, तो डेल्टा वाई की जगह क्या लिख दिया 8 अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स में कितना चेंज आया 4 से 5 1 का चेंज आया, तो यहाँ एमआरएस हो गया 8/1। then it is 6/1, then it is 4/1, then it is 2/1 and then it is 1/1। so this is the schedule। इसके अंदर मैंने एक टर्म और इंट्रोड्यूस की है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसे भी आप साथ में बना लीजिए। बना के मुझे रिप्लाई करिए डन। चलिए कर लिया सबने, गुड ओके। चलिए आप डायग्राम भी बना लीजिए, मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, थोड़ा सा उस तरह से बनाना।
मतलब आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, लेकिन जो चीज मैं शो करना चाहता हूँ वो ये है कि पहले x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा y सेक्रीफाइस किया, इसलिए y एक्सिस पे कर्व एकदम नीचे गिरेगा, फिर कम नीचे गिरेगा, फिर और कम, देन और ज्यादा कम, और एक पॉइंट के बाद नीचे गिरना ऑलमोस्ट बंद कर देगा। और फिर आप इस कर्व को, एक्चुअली क्या है, मैंने एक पेन डिजिटाइजर ऑर्डर कर रखा है लेकिन वो आया नहीं है अभी तक, तो इसीलिए मुझे उंगली का यूज करके स्क्रीन पे बनाना पड़ रहा है। ये ठीक बना है, लाइक दिस। ये इंडिफरेंस कर्व आप बना लीजिए। देखिए इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है उसे हम कहते हैं कि ये शेप कैसा है आपका, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। द शेप इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स आप लोग सब समझते होंगे, अगर ओरिजिन से हम देखेंगे तो इसका कौन सा साइड दिख रहा है, कॉन्वेक्स साइड दिख रहा है। तो ये आप शेड्यूल के साथ डायग्राम बना लीजिए एंड रिप्लाई मी व्हेन इट्स डन। चलिए सबने बना लिया डायग्राम, ग्रेट। अच्छा, अब ये जो हमने आज MRS लिखा है, एक नई टर्म, इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि ये है क्या। एग्जाम में इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिफाइन marginal rate of substitution. Define marginal rate of substitution. लिखिएगा, MRS can be defined as, marginal rate of substitution can be defined as marginal rate of substitution can be defined as can be defined as the quantity of y. Marginal rate of substitution can be defined as the quantity of y, the quantity of y that consumer will sacrifice quantity of y that consumer will sacrifice in order to keep the level of satisfaction constant. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज the quantity of y that consumer will sacrifice in order to keep the satisfaction level constant to increase
टू इंक्रीज, कांस्टेंट के बाद है टू इंक्रीज 1 additional unit of x, to increase 1 additional unit of x. ठीक है, अब इसके नीचे आप नेक्स्ट लाइन में MRS इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए। जहां पर डेफिनेशन खत्म हुई है उसके नीचे MRS इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए। होने के बाद मुझे रिप्लाई कर दीजिए, पूरा डन भी नहीं लिखना चाहें आप तो सिर्फ डी लिख करके भी रिप्लाई कर सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। चलिए ओके, लिख लिया ना सबने? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन से दैट सेटिस्फैक्शन लेवल को कांस्टेंट रखने के लिए x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए y की जितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस कंज्यूमर करता है टू कीप द सेटिस्फैक्शन लेवल कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इससे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए इसको हम फॉर्मूला कह सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। आप देखो y में कितना चेंज आ रहा है x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, so that is marginal rate of substitution. Okay, write down the next topic. ये अब एक और important topic है, इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड ही है। राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह लिखते हैं इसको भी अपन। What are the various characteristics of indifference curve? Write down the next question. What are the various characteristics of indifference curve? What are the various characteristics of indifference curve? चलिए लिख लिया सबने? यहां तक आंसर बोलना स्टार्ट करूं मैं इसका? ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए हमें इंडिफरेंस कर्व की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनली हमें इक्विलिब्रियम समझने में मदद करेगी। तो सबसे पहले लिखिए आप फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, फर्स्ट पॉइंट डालिए, फर्स्ट पॉइंट डालिए। indifference curve is indifference curve is convex to origin. Indifference curve is convex to origin. ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं। इसमें लिखिएगा इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन में द शेप ऑफ IC इंडिफरेंस कर्व को शॉर्ट में अपन IC लिख सकते हैं। द शेप ऑफ IC ड्यू टू डिमिनिशिंग marginal rate of substitution becomes convex to origin. Becomes convex to origin. एक बार फिर से बोल देता हूं मैं, एक बार फिर से बोल देता हूं। The shape of indifference curve due to diminishing marginal rate of substitution becomes convex to origin.
चलिए ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों बन पा रही है शेप। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन शेप का मतलब ये है कि इनिशियली ऐसा दिखता है कि जो आपकी इंडिफरेंस कर्व है लाइक दिस, इनिशियली ऐसा दिखता है कि बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, फिर एंड में आते आते जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो अल्टीमेटली शेप कैसा बन जाता है? शेप बन जाता है कॉन्वेक्स। तो अगर कोई हमसे पूछेगा यार ये कॉन्वेक्स शेप क्यों बना है इसी का, तो हम यही बोलेंगे ना कि यार क्योंकि एमआरएस डिमिनिशिंग है। इनिशियली तो एक्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारा वाई सैक्रिफाइस कर देता है कंज्यूमर, फिर धीरे धीरे वाई को सैक्रिफाइस करने की इच्छा उसकी कम हो जाती है और एक पॉइंट के बाद वो एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को कम करने से बिल्कुल मना कर देता है। सो दैट्स व्हाई एट द एंड क्या होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो नीचे गिरती ही नहीं है, वो एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। और हमें जो इंडिफरेंस कर्व का शेप है वो कैसा नजर आता है? कॉन्वेक्स नजर आता है। तो ये कॉन्वेक्स शेप क्यों बना है? ये कॉन्वेक्स शेप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिमिनिशिंग होने के कारण बना है। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता जा रहा है आपका? डिमिनिशिंग होता जा रहा है। पहले 8 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर सिर्फ 1। सो बिकॉज ऑफ दिस diminishing MRS, the shape of the IC is convex to origin। चलिए अब ये पहली कैरेक्टरिस्टिक जहां पे खत्म हुई है वहां पर ये वाला डायग्राम आप फिर से बना लीजिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन आएगा तो हर कैरेक्टरिस्टिक के साथ डायग्राम बनाना होगा, तो ये डायग्राम जल्दी से दोबारा बना लीजिए कैरेक्टरिस्टिक के नीचे फटाफट से। चलिए बना लिया डायग्राम सबने? चलो काजल ने बना लिया, मोहिन ने बना लिया, चारवी ने बना लिया, ओके। बाकी सबने बना लिया ना? अनुष्का, अक्षता, निश्चित, अर्णवप्रीत, समझ में भी आ गई होगी मेरे ख्याल से पहली कैरेक्टरिस्टिक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब लिखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड वन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, व्हेन मोर देन राइट डाउन द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। अब इसको डायरेक्टली लिखेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट लिखेंगे फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। व्हेन मोर देन वन आईसी, when more than one IC is drawn on the same graph, when more than one IC is drawn on the same graph, then such graph is called as when more than one IC is drawn on the same graph, then such graph is called as indifference curve map। Then such graph is called as indifference curve map। अगर सब जने ध्यान से सुनिए, अगर x और y कमोडिटीज के बीच में हम सेम सेटिस्फैक्शन देने वाले एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे IC1 से सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, IC2 से मिल रहा है, IC3 से मिल रहा है, तो एक से ज्यादा हम इंडिफरेंस कर्व जब आइडेंटिफाई करते हैं दो कमोडिटीज के बीच में जो कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, तो इस तरह से जो ग्राफ हमारे सामने आता है, जो डायग्राम हमारे सामने आता है, इसे हम क्या बोलते हैं? आईसी मैप बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व मैप। इसे क्या कहा जाता है? आईसी मैप कहा जाता है।
तो अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को एक साथ ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता है तो इस तरह से जो ग्राफ ऑब्टेन होता है दिस इज कॉल्ड एज आईसी मैप। ये आप जो है डायग्राम बना लीजिए जो अभी आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। बनाने के बाद मुझे रिप्लाई करिए व्हेन इट्स डन। चलिए बना लिया सबने डायग्राम। सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कि जब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स को हम एक साथ बनाते हैं ग्राफ पे तो इसे हम आईसी मैप बोलते हैं। चलिए अब लिखिए तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, इट इज इंपॉर्टेंट और इसे थोड़ा समझना भी होगा हमें। राइट डाउन द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। व्हाट इज टी? टी क्या है यार यहाँ पे? ओके टी कुछ भी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। चलिए तीसरी कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। ऑन एन आईसी मैप, on an IC map, write down the third characteristic. On an IC map, the curve which is in right, on an IC map, the curve which is in right will show the combinations. On an IC map, the curve which is in right will show the combinations that will give higher level of satisfaction. That will give higher level of satisfaction. अब ये पॉइंट क्या है समझाता हूं मैं आपको, देखिएगा जरा ध्यान से। ये पॉइंट ये कह रहा है कि भाई आपके सामने देखो IC1 है, IC2 है, IC3 है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि एक कॉम्बिनेशन अगर अपन IC1 पे लेंगे और एक कॉम्बिनेशन अगर अपन IC2 पे लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर टिक किया है, तो जो कॉम्बिनेशन राइट वाली आईसी पे आएगा, जो कॉम्बिनेशन किस पे आएगा? राइट वाली आईसी पे। सपोज ये ए कॉम्बिनेशन में मार्क कर रहा हूं और ये मैं मार्क कर रहा हूं ए डैश कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन राइट वाली आईसी पर होंगे वो लेफ्ट वाली आईसी के मुकाबले ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे। जैसे कि सपोज इस IC2 पर ए डैश है, मान लो ए बी डैश है, सी डैश है, और इस वाले लेफ्ट वाले आईसी पे ए है, बी है, सी है। हम ये बात जानते हैं कि ए बी सी IC1 पे आ रहे हैं, एक ही कर्व पे आ रहे हैं, इनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होगा। कॉम्बिनेशन ए डैश बी डैश सी डैश ये IC2 पर आ रहे हैं, एक ही कर्व पे आ रहे हैं, इनसे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन जो कॉम्बिनेशंस राइट आईसी पर आ रहे हैं उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन
लेफ्ट आईसी पर आने वाले कॉम्बिनेशंस के मुकाबले ज्यादा होगा। ये इस कैरेक्टरिस्टिक में लिखा हुआ है। द कॉम्बिनेशंस विच आर ऑन द राइट आईसी will show the combinations that will give greater level of satisfaction in comparison to the left IC. ऐसा क्यों है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एवरीवन प्लीज फोकस करना स्क्रीन पर। राइट आईसी पर आने वाले कॉम्बिनेशन लेफ्ट आईसी पर आने वाले कॉम्बिनेशन के मुकाबले ज्यादा सेटिस्फैक्शन क्यों देंगे, इसे अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन लेफ्ट आईसी का लेते हैं और सेम उसी के आगे पैरेलल उसका जो कॉम्बिनेशन है ए डैश जो कि राइट आईसी पर है, वो कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब आप ध्यान देना, अगर मैं यहां पर ए कॉम्बिनेशन में देखूं तो सर्टेन क्वांटिटी एक्स की कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर और सर्टेन क्वांटिटी वाई की कंज्यूम कर रहा है। वहीं अगर मैं ए डैश कॉम्बिनेशन में देखूंगा तो ए डैश कॉम्बिनेशन में आप क्या नोटिस करोगे कि वाई की क्वांटिटी तो उतनी ही है जितनी ए कॉम्बिनेशन में थी, लेकिन जो एक्स की क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर से ध्यान से देखना जरा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन राइट आईसी पर आएंगे वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे और जो लेफ्ट आईसी पर आएंगे वो कम सेटिस्फैक्शन देंगे? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम इन दो कॉम्बिनेशंस को कंपेयर करें जिनमें से एक लेफ्ट आईसी पर है और दूसरा राइट आईसी पर है, अगर हम इन दो कॉम्बिनेशंस को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि लेफ्ट आईसी वाले कॉम्बिनेशन दैट इज ए और राइट आईसी वाला कॉम्बिनेशन दैट इज ए डैश, दोनों में आप देख सकते हो कि वाई की क्वांटिटी सेम है। दोनों में कंज्यूमर Y सेम लेवल पर कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे X की क्वांटिटी की तो A में X की क्वांटिटी कम है, कंपैरेटिवली A डैश में X की क्वांटिटी ज्यादा है। तो Y तो दोनों में सेम मिल रहा है, लेकिन राइट आईसी वाले कॉम्बिनेशन में X ज्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेफ्ट आईसी वाले कॉम्बिनेशन के सेटिस्फैक्शन से ज्यादा ही होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसका अगर कोई रीजन पूछ ले, वैसे तो कोई पूछता नहीं एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि राइट आईसी पर आने वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, तो हम बोलेंगे कि भाई राइट आईसी पर जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना, अगर आप उन्हें लेफ्ट आईसी के कॉम्बिनेशन से कंपेयर करोगे तो आपको नजर आएगा कि कम से कम एक कमोडिटी की क्वांटिटी राइट आईसी वाले कॉम्बिनेशन में ज्यादा है। दैट्स व्हाई, इसीलिए वो सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा देंगे, जो कि हमने अभी यहाँ पर कंपैरिजन करके बताया कि आप देखो ना ए डैश के अंदर वाई तो उतना ही है जितना ए में था, लेकिन एक्स की क्वांटिटी ए डैश में ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ए डैश से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो ए के मुकाबले ज्यादा होगा। इसी तरह से सारे कॉम्बिनेशन जो आईसी 2 पर आएंगे वो आईसी 1 के कॉम्बिनेशंस के मुकाबले ज्यादा सेटिस्फैक्शन शो करेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? एक बार रिप्लाई करके बताओ मुझे। जो कॉम्बिनेशन राइट आईसी पर आएंगे वो लेफ्ट आईसी के मुकाबले ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे। ये बात समझ में आ गई है क्या? निशित को आ गई है, चार्वी को आ गई है, अनुष्का को आ गई है, मोनिशा को भी आ गई है। अर्णवप्रीत आपका क्या स्टेटस है? मोहिन को 75, काजल को भी आ गई है। चलिए ठीक है, ओके। डायग्राम इसमें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईसी मैप वाला डायग्राम अपन ने ऊपर बनाया ही था, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड। चलिए अब अगली कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, द फोर्थ वन, सॉरी फोर्थ नहीं, अब शायद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। फर्स्ट थी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, सेकेंड था आईसी मैप, थर्ड हमने लिख लेनी, फोर्थ ही आएगी। हाँ, तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, two indifference curves curve can never intersect. Two indifference curves can never intersect each other. चलिए ध्यान देना, क्या मतलब है इसका? इसमें ये सब तो भूल जाओ आप, राइस भी नहीं लिखना है, ब्रेड भी नहीं लिखना है। एवरीवन ध्यान से समझिए,
जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी आपको लिखाई है वो कैरेक्टरिस्टिक है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि जैसा डायग्राम मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर शो किया है ये पॉसिबल नहीं है। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इसे समझने के लिए एक बारी को ये मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया हमने। अब अगर हम ये बात मान लें तो आप ये देखिए कि ये जो के कॉम्बिनेशन है यहां पर, ये कहाँ आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ रहा है। यानी कि ये जो के कॉम्बिनेशन है ये IC1 पर भी आ रहा है और IC2 पर भी आ रहा है। हमने पिछले कैरेक्टरिस्टिक में एक बात पढ़ी है कि जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, जो राइट वाला आईसी होता है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, जो लेफ्ट वाला आईसी होता है वो कम सेटिस्फैक्शन देता है। यानी कि दो आईसीज अलग अलग तरह के सेटिस्फैक्शन वाले कॉम्बिनेशंस को शो करता है। ठीक है, अब ये जो के कॉम्बिनेशन है, ये के कॉम्बिनेशन तो दोनों आईसीज पर आ गया। यहां पर हम देखें तो ये IC1 पर भी है, IC2 पर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो के कॉम्बिनेशन है ये एक ही समय पर कंज्यूमर को दो अलग अलग तरह से अच्छा लगेगा, दो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये के कॉम्बिनेशन देगा। वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन एक समय पर एक तरह से अच्छा लग सकता है, कोई कॉम्बिनेशन एक ही समय पर दो अलग अलग तरहों से अच्छा नहीं लग सकता। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। या तो IC1 के जैसा सेटिस्फैक्शन दे सकता है या फिर IC2 के जैसा सेटिस्फैक्शन दे सकता है। ये तो नहीं हो सकता कि एक ही समय पर IC2 के जैसा सेटिस्फैक्शन भी दे और एक ही समय पर हम बोलें कि नहीं ये तो कम अच्छा भी लग रहा है, IC1 के जैसा सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि भाई दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। एक और बात आप समझ लो कि यार अगर हम ये बात कहें कि इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो आप ये देख सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले जो IC1 वाला कर्व है ये राइट में था और IC2 वाला कर्व लेफ्ट में था। अब IC1 इसका मतलब ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, IC2 कम दे रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद राइट वाला लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट वाला राइट में चला गया, तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन वाला लेफ्ट में आ गया और कम सेटिस्फैक्शन वाला राइट में चला गया। जो प्रीवियस हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन वाला हमेशा राइट में होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। तो बहुत लोचा हो रहा है इन डिफरेंस कर्व के इंटरसेक्ट करने की वजह से। सो दैट्स वाई इससे अच्छा ये है कि हम ये बोलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। सो दैट्स वाई द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमने लिखी है वो क्या है कि टू इंडिफरेंस कर्व्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। किस किस को बात समझ में आ गई, जरा रिप्लाई करके बताओ। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? रवि को आ गई, मोहिन को आ गई, मोनिशा को भी आ गई, निश्चित को भी आ गई, अनुष्का को भी आ गई। चलिए ठीक है, चारवी को 89% आई है। चलो ठीक है कान। भाई सिंपल सी बात है ना कि यार अगर कोई एक कॉम्बिनेशन दोनों आईसी पर आ रहा है तो फिर इसका मतलब तो वो IC1 के जैसा सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है, IC2 के जैसा भी दे रहा है। अब यार एक कॉम्बिनेशन एक बार में एक तरह का सेटिस्फैक्शन देगा, दो अलग अलग तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। फिर प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ज्यादा सेटिस्फैक्शन वाला कर्व हमेशा राइट में रहता है। यहाँ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद राइट वाला लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट वाला राइट में आ गया। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है इनके इंटरसेक्ट करने की वजह से। पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है वो इधर की उधर हो रही है, कंसेप्ट इधर के उधर हो रहे हैं। सो दैट्स वाई इससे अच्छा हम बोलेंगे कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए इसके नीचे अब ये डायग्राम बना लीजिए आप। ये जो चीजें मैंने ब्लैक इंक से छुपा दी है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम बना लीजिए और इस डायग्राम के नीचे कहीं आप ऐसे क्रॉस का साइन तो नहीं लगाएंगे, तो डायग्राम के नीचे कहीं आप लोग लिख लेना नॉट पॉसिबल, कि ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है। ये मत ऐसे बनाना, ये भी मत बनाना, बस डायग्राम बनाइए और यहाँ पे मेंशन कर लीजिए नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है।
चलिए एक बार रिप्लाई कर देना मुझे डन होने के बाद। मोहिन ने बना लिया, अनुष्का ने बना लिया, अर्णव ने बना लिया, बाकी सब ने भी बना लिया है क्या? बना लिया है। ओके, अगली कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। गुड गुड गुड, अगली कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, इंडिफरेंस कर्व will never touch any of the axes. Indifference curve will never touch any of the axes. ये भी नहीं हो सकता, इंडिफरेंस कर्व ऐसे कभी नहीं बन सकते कि वो या तो एक्स एक्सिस को टच करते नजर आए या फिर वाई एक्सिस को टच करते नजर आए। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा डायग्राम क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है? व्हाई इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एनी ऑफ द एक्सिस? कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन मी दिस? कोई बता सकता है क्या? आई एम श्योर आपके दिमाग में जरूर ये चीज होगी। कोई बता सकता है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ रवि, वेरी गुड, कमोडिटी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल सही बात। भाई अगर मैं कहूं कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस है, इसमें वाई हमने क्या कर दिया? सैक्रिफाइस करते करते जीरो कर दिया। और अगर मैं कहूं कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक्स को आपने क्या कर दिया है? जीरो कर दिया है। जबकि इनिशियली हमने बात करी थी कि कंज्यूमर दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है, एक को बढ़ाने के लिए वाई को दूसरे को सैक्रिफाइस करने की विलिंगनेस एक पॉइंट के बाद आपकी खत्म हो जाती है। मतलब एक पॉइंट के बाद हम एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को कम करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वाई भी हमें कंज्यूम करना है। तो क्योंकि कोई भी क्वांटिटी नाइदर फ्रॉम एक्स नॉर फ्रॉम वाई जीरो हो सकती है, इसीलिए कभी भी इंडिफरेंस कर्व किसी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? बात समझ में आ गई क्या सबको? क्यों टच नहीं करेंगे? क्योंकि ना तो कभी y को जीरो किया जा सकता है, यहाँ ये जो मैंने पॉइंटर कर रखा है ना, यहाँ पर y जीरो है और यहाँ पर x जीरो है। जबकि इंडिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ऑब्टेन करने के लिए एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करते हो, तो एक पॉइंट के बाद दूसरे को कम करने से मना कर देते हो, आप उसको सैक्रिफाइस करने से डिनाई कर देते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि x को बढ़ाते बढ़ाते y को कंज्यूमर जीरो ही कर दे, ठीक है? तो इसीलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डायग्राम भी बना लीजिए आप इसके नीचे, और इसके नीचे भी लिख लीजिए नॉट पॉसिबल। चलिए लिख लिया सबने, डायग्राम बना लिया है? ओके, अब देखिए एक मैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं। ये कैरेक्टरिस्टिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल हमें लिखनी होती है। एग्जाम में अगर पूछेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी लिखने। लिख लीजिए लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, indifference curves may not be indifference curves may not be parallel to each other. Indifference curves may not be parallel to each other. देखिए अगर कोई हमें इंडिफरेंस कर्व का इस तरह का डायग्राम बना के बता दे, ये बनाए वो IC1 और फिर सपोज ये बनाए वो IC2,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर IC1 और IC2 एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल नजर नहीं आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डायग्राम बनाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल नजर आएंगे। इंडिफरेंस कर्व में नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जैसे इवन इसकी जगह अगर मान लो IC1 के बाद अगर कोई इस तरह का डायग्राम बना दे IC2 के लिए, जैसे सपोज ये बना, एक मिनट यार, ये सपोज ये बना दिया, तो यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि यार IC1 और IC2 एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व्स हमेशा एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल नजर आएंगे। ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल ना हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आपको ऐसे इंडिफरेंस कर्व बनाने हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी भी उनका इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर। चलिए, इसके अंदर इवन आप ये डायग्राम बनाइए मत, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रॉपर्टी ही लिख दीजिए खाली। ओके एवरीवन, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है इंडिफरेंस कर्व्स की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हमने? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि भाई जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि शेप कॉन्वेक्स क्यों बन गया, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग है। एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को सैक्रिफाइस करने की हमारी इच्छा कम होती जा रही है, इसीलिए एंड में आते आते जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता चला गया और शेप बन गया कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई कि अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को एक साथ आप एक ही ग्राफ पर बनाओगे तो ऐसा ग्राफ कहलाएगा आईसी मैप। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी कि आईसी मैप पर जो कॉम्बिनेशंस राइट आईसी पर होते हैं वो कॉम्बिनेशंस कंपैरेटिवली ज्यादा सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। किसके कंपैरिजन में? लेफ्ट आईसी वाले कॉम्बिनेशंस के कंपैरिजन में। जैसे कि अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मैं कह सकता हूं कि IC3 पर आने वाले कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे, IC2 पर आने वाले कंपैरेटिवली कम सेटिस्फैक्शन देंगे, और सबसे कम सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगा? IC1 पर आने वाले कॉम्बिनेशन से मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइनली कंक्लूड करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच से, तो यही कैरेक्टरिस्टिक हमारे सबसे ज्यादा काम आएगी कि जो कॉम्बिनेशन राइट में होता है आईसी मैप पर, उस पर सेटिस्फैक्शन, उस पर आने वाले कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्शन ज्यादा देते हैं इन कंपैरिजन टू द कॉम्बिनेशन ऑन द लेफ्ट आईसी। तो ये आपकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमने कही कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये हमने समझ लिया, क्योंकि अगर कर जाएंगे तो जो कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आएगा वो दो अलग अलग तरह का सेटिस्फैक्शन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर देगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक कॉम्बिनेशन एक समय पर एक तरह से अच्छा लग सकता है, दो अलग अलग तरहों से अच्छा नहीं लग सकता। ओके, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि यार इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे ये भी हमें समझ में आ गया है, क्योंकि अगर टच कर गए तो इसका मतलब ये होगा कि एक कमोडिटी के लिए कंज्यूमर ने दूसरी कमोडिटी को जीरो कर दिया, जबकि ये नहीं होने वाला है। एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए एक पॉइंट के बाद दूसरी कमोडिटी को सैक्रिफाइस करने की आपकी जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। सो दैट्स व्हाई कंज्यूमर को दोनों कमोडिटीज यहाँ पर फाइनली कंज्यूम करनी है, उसे गुलाब जामुन भी खाने, रसगुल्ले भी खाने, तो एक के लिए दूसरे को वो जीरो नहीं करेगा। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी कि इंडिफरेंस कर्व जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जैक्टली, जैसे यहाँ पर एग्जैक्टली पैरेलल नजर आ रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर वो पैरेलल नहीं भी है तो भी चलेगा, दे नीड नॉट टू बी पैरेलल। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंडिफरेंस कर्व के। अब एक बार मुझे बता दो भाई, समझ में आ गया क्या सबको ये?